हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवजोत कौर और यूजीसी नेट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये सिलेबस का स्नैपशॉट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? सिंपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको शेयर मार्केट में या इक्विटी शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको सिंपली बोलूं कि आपको रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को क्या चाहिए? रिटर्न, मुझे क्या फ़ायदा होगा? आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैं रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदता हूँ। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिटर्न। और जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी कंपनी से, वही रिटर्न उस कंपनी के लिए क्या होती है? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो रिटर्न है, राइट। और अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फाइनेंस, अगर वो कर रहे हैं मतलब फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं तो उसके बदले में वो क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो किसी से 1 लाख रुपीज़ लोन लेती है, ठीक है, और अगले दिन वो 1 लाख का लोन वापस कर देती है। उसने 1 लाख का लोन लिया और अगले दिन वापस भी कर दिया, तो उसकी कॉस्ट क्या रही? ज़ीरो। अगर एक कंपनी है, वो आज 1 लाख का लोन लेती है और कल 1,10,000 रुपीज़ पे करती है, तो वो 10,000 क्या है? वो 10,000 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इंटेग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेजर करेगा वर्थ, किसकी वर्थ? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की। एक फाइनेंस मैनेजर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बनाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लाइक मेरे को कितना इक्विटी रेज करना है मार्केट से, कितना डेट रेज करना है, कितना प्रेफरेंस रेज करना है और कहाँ से वो, अगर एग्जिस्टिंग फर्म है क्या उनके पास रिटेन्ड अर्निंग है, तो एक उसके बेसिस पे, सारे एनालिसिस के बेसिस पे एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बनाएगा। और उसकी वर्थ को हम किस में मेजर करेंगे कि वो सही है, अच्छा है या नहीं है, तो वो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेल्प से जज कर पाएंगे, तो ये उसको मेजर करेगा। और ये डिस्काउंट रेट की तरह यूज़ होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंट रेट कैसे? क्योंकि ये डिस्काउंट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इसका सिंपल मतलब है कि आज अगर 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये है, तो 10 दिन के बाद 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये ना होके 91 हो जाएगी। मतलब वैल्यू 100 रुपये की वैल्यू 91 हो जाएगी। ऑल्दो 100 रुपये के ऊपर 100 रुपये ही लिखा होगा लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। जैसे कि आप 100 रुपये से आज की डेट में ज़्यादा चीज़ें खरीद पाओगे, 10 दिन में कम चीज़ें। जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे जैसे फादर या ग्रैंडफादर बताते थे कि वो 10 रुपीज़ से एन नंबर ऑफ थिंग बाय कर सकते थे, लेकिन आज के डेट में आप 10 रुपीज़ से क्या बाय करते हो? कुछ भी नहीं आप बाय कर सकते। एक पेन खरीद सकते हो, ठीक है। तो 1980s में 10 रुपीज़ की वैल्यू और 2020 में 10 रुपीज़ की वैल्यू क्या हुआ? उस टाइम पे 10 रुपीज़ ही थे, पर वो 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ के इक्वल थे। और आज की डेट में 10 रुपीज़ है जो कि 1 रुपीज़ के इक्विलेंट है, राइट। तो वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। और इसको हम टारगेट रेट भी बोलते हैं, हार्डल रेट भी बोलते हैं एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने अभी आपको समझाया कि कंपनी के लिए वो कॉस्ट हो सकती है लेकिन इन्वेस्टर के लिए वो क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हमने सारे कंपोनेंट्स अच्छे से समझ लिए हैं, तो अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म अर्न मस्ट अर्न ऑन ए प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। जनरली क्या होता है, फर्म लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस एक्वायर करती है। अब वो फाइनेंस कहाँ पे इन्वेस्ट करे? तो कहीं जहाँ से उसे रिटर्न मिलेगा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जिस पर्पस के लिए वो इन्वेस्ट कर रही है, अगर उसे जहाँ से रिटर्न मिलेगा वहीं पर वो इन्वेस्ट करेगी। तो कॉस्ट क्या हुई? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और अब भी बता रही हूँ। रिटर्न क्या है? किसी इन्वेस्टर के लिए वो रिटर्न है, और जो
जिसको इन्वेस्ट किया जा रहा है अमाउंट को, जिसके पास, उसके लिए कॉस्ट है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टर हो गए, आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, राइट। लेकिन रिलायंस कंपनी के लिए जो आपके लिए रिटर्न है वो रिलायंस कंपनी के लिए कॉस्ट है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस। तो कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस हैं उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग भी क्या है, अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करनी है अपने बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म कितनी अमाउंट आपको कौन कौन से सोर्सेज से आप अमाउंट इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ध्यान से समझिएगा, दो वर्ड होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन, जिसका मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर क्लियर कर दूंगी, बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि लाइबिलिटी साइड पे कितनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, लाइक इक्विटी, डेट, लॉन्ग टर्म लोन, तो वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के लॉन्ग टर्म सोर्सेज, राइट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ, कौन कौन से सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, तो उनका कंपैरेटिव एनालिसिस हम किस में करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करते हुए हम अपने गोल को अचीव कर लें, राइट। तो फाइनेंशियल एफिशिएंसी मतलब कि हम फाइनेंस की वेस्टेजेस ना करके उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर ले। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पे समझेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। और फाइनेंशियल एफिशिएंसी कैसे आएगी, अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अच्छे से समझा है। तो अब हम समझेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। दैट मीन्स कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करना है। तो स्पेसिफिक कॉस्ट में हम कैलकुलेट किसे करेंगे, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग को। और ओवरऑल में हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, राइट। तो अब हम समझते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, और इसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सबसे पहले डेट को। तो कॉस्ट ऑफ डेट, एक कंपनी है उसने डेट इशू किया, राइट। तो डेट के ऊपर उसे क्या देना पड़ेगा, जब कंपनी इशू करती है डेट तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो हम इस केस में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंटरेस्ट अपॉन में अमाउंट रिसीव। सिंपल फंडा है कि आपने इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे करने किसके ऊपर, अमाउंट रिसीव पे, राइट। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि जब आप डेट इशू करते हो तो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ टैक्स सेविंग का बेनिफिट कैसे मिलता है। लेट सपोज आपने एक तरफ इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, एक तरफ आपने डेट इशू किया हुआ है, राइट। जब आपने इक्विटी शेयर इशू किए तो आपको प्रॉफिट हुआ लेट सपोज 10 लाख रुपीज़ का, राइट। और आपने जब इसके ऊपर कितना टैक्स दे दिया, 30% टैक्स दे दिया, यानी 10 लाख में से 3 लाख टैक्स चला गया, आपके पास नेट सेविंग कितनी हुई, 7 लाख की। अगर आपने डेट इशू किया हुआ है तो आपके पास प्रॉफिट आया 10 लाख रुपीज़ का, सेम, राइट। ठीक है, आपने पहले क्या पे करना है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या पे करना है, इंटरेस्ट। लेट सपोज 10% इंटरेस्ट है या 20% इंटरेस्ट है, 30%, तो मैं मान के चलती हूँ 30% इंटरेस्ट है, तो 30% इंटरेस्ट मतलब 3 लाख चला गया, तो मेरे पास टोटल कितना बचा, 7 लाख। अब इस 7 लाख पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूँगी। 7 लाख का 30% कितना हो गया, 7 लाख में से 2,10,000 चला जाएगा। अगर 7 लाख में से 2,10,000 चला गया तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपके पास प्रॉफिट कितना बच रहा है। इस केस में आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 3 लाख रुपीज़, और इस केस में आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 2,10,000। सीधा सीधा आपको क्लियर हो रहा है कि 90,000 का आप क्या कर रहे हैं, टैक्स सेविंग बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट, राइट। तो इंटरेस्ट सेविंग का एक फैक्ट आ जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, इंटरेस्ट 1 - T
अपॉन में एनपी। एनपी अभी जो मैंने एआर आपको बताया है, एआर को ही एनपी बोलते हैं, यानी कि नेट प्रोसीड, राइट। अब अगर तो प्रीमियम पे है तो नेट प्रोसीड अमाउंट रिसीव में कुछ अमाउंट ऐड हो जाएगा। अगर प्रीमियम है अमाउंट रिसीव पे कुछ अमाउंट ऐड हो जाता है, और अगर डिस्काउंट है तो कुछ अमाउंट माइनस हो जाता है, राइट। तो ये आपका कैलकुलेट हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेट। अगर रिडीमेबल डेट की बात करें तो रिडीमेबल डेट भी कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि आपने सिंपली पहले इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है, 1 माइनस टी लेंगे आप, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि प्लस प्रीमियम होगा या माइनस डिस्काउंट होगा, किस वैल्यू पे उसको रियलाइज करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। एक टाइम पीरियड आ जाएगा, जब रिडीमेबल की बात आएगी तो एक टाइम पीरियड आ जाएगा, राइट। अभी आपने कितना लिया है तो वो नेट प्रोसीड्स में, ठीक है, यहाँ पे प्लस अपॉन में हम क्या लेंगे, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। आई, ये है इंटरेस्ट, वाइन माइनस आर, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पे हम लेंगे आर वी माइनस एन पी, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे हम लेंगे अपॉन में एन, यानी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आप इसे रिडीम करने वाले हैं। क्योंकि जब रिडीमेबल की वैल्यू, रिडीमेबल की बात आती है यानी कि इस टाइम के बाद आप इसे क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे, ठीक है। अपॉन में क्या लेंगे, आर वी प्लस एन पी अपॉन में 2। तो आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगी, राइट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में भी सेम फैक्टर रहता है कि आप क्या पे करते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड किस पे, नेट प्रोसीड पे। आपने क्या पे किया, डिविडेंड किस पे, नेट प्रोसीड्स पे, राइट। और अगर अगर तो इरिडीमेबल है, यहाँ पे ऑपोजिट है। अगर तो रिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला चलेगा, और अगर इरिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला चलेगा, राइट। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, तो हम देंगे डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स सेविंग नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स का कोई फैक्टर नहीं आएगा। आर वी माइनस एन पी, अभी हमने पहले किया था अपॉन में एन, यानी नंबर ऑफ ईयर जिसके बाद वो रिडीम होगा, राइट। और यहाँ पे आर वी प्लस एन पी अपॉन में 2। सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला है, बस इस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टैक्स का फैक्टर आ जाएगा और यहाँ पे टैक्स का फैक्टर नहीं आएगा। अब हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जनरली प्रेफरेंस और डिबेंचर्स को कैलकुलेट करना काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि इनके साथ एक इंटरेस्ट रेट, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रेट जुड़ा रहता है। लेकिन इक्विटी के केस में क्या होता है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है आउट ऑफ मतलब जैसे प्रॉफिट होता है, टैक्स पे कर दिया, उससे पहले इंटरेस्ट पे कर दिया, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो सारा प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो उस प्रॉफिट की भी दो डिविजन्स होती हैं, उसमें से कुछ अमाउंट तो पे कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कुछ अमाउंट रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। कुछ कंपनीज हैं
जो सारा ही रिटेन कर लेती हैं और शेयर होल्डर को कुछ ना दे। और कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ अमाउंट लाइक 10 लाख प्रॉफिट हुआ, राइट। तो इसमें 3 कंडीशंस होंगी। पहले में लेट्स सपोज उन्होंने 6 लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 4 लाख उन्होंने रिटेन्ड अर्निंग कर ली। दूसरे सिनेरियो में 10 लाख का 10 लाख उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया। और तीसरे सिनेरियो में 10 लाख का 10 लाख उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग रिटेन कर लिया। पहले सिनेरियो में कुछ अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दी और कुछ प्रेफरेंस को, सॉरी, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दी और कुछ रिटेन्ड अर्निंग में रख ली। दूसरे सिनेरियो में सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग और तीसरे सिनेरियो में सारा का सारा डिविडेंड की फॉर्म में चला जाएगा, राइट। तो अब हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, राइट, कि इसमें क्या है कि आप इन्वेस्टर इज फोकस्ड ऑन अर्निंग डिविडेंड। एक इन्वेस्टर, या मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं तो आप क्या बोलोगे, रिटर्न क्या रहेगा, राइट। तो वही है कि इन्वेस्टर जनरली किस पे फोकस होगा, डिविडेंड पे। तो डिविडेंड जनरली आपको कुछ भी, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप याद रखिए, अगर इक्विटी है तो ऊपर डिविडेंड आ जाएगा, अगर डिबेंचर है तो ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, और अगर प्रेफरेंस है तो ऊपर डिविडेंड आ जाएगा। नीचे हमेशा क्या रहेगा, नेट प्रोसीड्स, राइट। बेस में क्या रहेगा, नेट प्रोसीड या अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। और अगर डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच है, राइट, आप रेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड कुछ आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो प्लस ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। लाइक लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी में आज इन्वेस्ट करते हो, राइट। तो आप देख रहे हो कि इस कंपनी का ये ट्रेंड है, ये कंपनी इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप उस कंपनी के उस प्रॉफिट को देख के अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते। आप ये देखते हो कि आने वाले टाइम में इसके डिविडेंड में और ज़्यादा इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो उस चीज़ को देख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या है, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, राइट। तीसरी है अर्निंग प्राइस अप्रोच। इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दो चीज़ें चाहते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिविडेंड चाहते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स चाहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मीनिंग है मैं आपको समझाती हूँ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग है कि मान लीजिए आपने 10 शेयर्स परचेज किए, एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज़, ठीक है। तो 10 शेयर्स की कीमत कितनी हो गई, इंटू 100 यानी कि 1000। अब आपको डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी डिविडेंड पे कर रही है या नहीं पे कर रही। मान लीजिए उस एक शेयर की कीमत 100 रुपये से 200 हो जाती है, राइट। तो इन 10 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, 20,000। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया, 10,000, और आपको रिटर्न कितना, जब आप उन्हें सेल करोगे तो कितना मिलेगा, 20,000। तो डेफिनेटली आप क्या चाहते हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब शेयर एक सिंगल शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है मार्केट में, राइट। नेक्स्ट है रियलाइज यील्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, रियलाइज यील्ड में हम जर्नली कहते हैं कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। हम ग्रोथ के बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। और ना ही हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी या नहीं। तो रियलाइज यील्ड अप्रोच है नेक्स्ट अप्रोच, जिसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना तो हम अर्निंग के बेस पे कैलकुलेट करते हैं और ना ही ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। हम इसमें एक्चुअल रिटर्न देखते हैं, द रिटर्न एक्चुअली रियलाइज बाय द इन्वेस्टर। तो इसमें जो डिविडेंड है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम डिविडेंड को क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंटेड रेट कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट नहीं करते, डिस्काउंटेड रेट पे कैलकुलेट करते हैं, और जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो स्टे ट्यून्ड विद माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। आप बने रहिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।